शाली व्यक्तित्व केवल अच्छी अंग्रेजी बोलने या सिर्फ महंगे कपड़े पहनने का दिखावा नहीं है। ये इस बारे में है कि दिमाग दुनिया से आने वाली जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है और फिर बाहरी दुनिया को क्या प्रतिक्रिया देता है। चाहे कोई कॉर्पोरेट दुनिया की सीढ़ियां चढ़ना चाहता हो या अपने निजी रिश्तों को गहरा करना चाहता हो, सफलता की असली कुंजी यही है। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बिल्कुल बुनियादी कोडिंग से शुरुआत करते हैं। इन नोट्स में सबसे पहले मनोविज्ञान के दिग्गज सिगमंड फ्राइड का जिक्र है। फ्रॉइड। हाँ, वहां 3 भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब एक आम इंसान के लिए इन शब्दों का असल जीवन में क्या मतलब है? इसे एक बहुत ही सरल घरेलू स्थिति से समझते हैं। इड को ना एक जिद्दी और अनियंत्रित बच्चे की तरह देखा जा सकता है जो बस अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है। जैसे अड़ जाना किसी बात पर। हाँ, जैसे मुझे अभी गुस्सा आ रहा है तो मैं अभी चिल्लाऊंगा, उसे कोई परवाह नहीं है। इसके ठीक विपरीत सुपर ईगो समाज का वो सख्त नियम है या कह ले वो सख्त हेडमास्टर है जो कहता है नहीं, सभ्य लोग ऐसे नहीं करते। अच्छा, तो एक तरफ जिद्दी बच्चा और दूसरी तरफ सख्त हेडमास्टर। बिल्कुल, और इन दोनों के बीच फंसा है ईगो। ईगो उस रेफरी या मैनेजर की तरह है जिसे इस जिद्दी बच्चे और सख्त हेडमास्टर दोनों को शांत रखना है। हमारा पूरा व्यक्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारा ईगो इन दोनों के बीच का संघर्ष कितने अच्छे से संभालता है। क्या बात है, ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। और इसी संघर्ष के बीच से इंसान के स्वभाव के कुछ गुण उभर कर आते हैं। नोट्स में व्यक्तित्व को 5 प्रमुख गुणों में बांटा गया है, जिसे मनोविज्ञान में बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स कहा जाता है। हाँ, द बिग 5। इसमें पहला है ओपननेस या खुलापन। ओपननेस का सीधा सा मतलब है कि जब जीवन में कोई अचानक बदलाव आता है तो प्रतिक्रिया कैसी होती है। मतलब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, जो लोग इसमें ऊंचे होते हैं वे नई जानकारी या नए नजरिए को ना खतरे की तरह नहीं देखते, वे बदलाव को गले लगाते हैं। इसके बाद दूसरा गुण आता है कंसेंशियसनेस यानी कर्तव्य निष्ठा। ये तो शब्द ही बहुत भारी है। शब्द भारी है लेकिन मतलब सरल है। ये सिर्फ सुबह समय पर उठने या काम निपटाने के बारे में नहीं है। ये डिटेल्स या छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता है। एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान सिर्फ एक ईमेल टाइप करके नहीं भेज देता, वो ये देखता है कि उसका टोन कैसा है, उसमें कोई गलती तो नहीं है। बिल्कुल। और तीसरा गुण है एक्स्ट्रावर्जन या बहिर्मुखता। नोट्स में यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई अपने 4 करीबी दोस्तों के बीच बहुत बातें करता है तो वो एक्स्ट्रावर्ट है, जो कि एक गलतफहमी है। बिल्कुल। सामग्री ये स्पष्ट करती है कि वो तो एक सुरक्षित घेरा है। असली एक्स्ट्रावर्जन ये है कि जब कोई इंसान उस सुरक्षित घेरे से बाहर एक अनजान समाज में जाता है तब वो खुद को कितनी अच्छी तरह और बिना घबराहट के व्यक्त कर पाता है। और इसी से जुड़ा है चौथा गुण, अग्रीएबलनेस यानी सहमति। मतलब क्या इंसान के अंदर दूसरों की बात सुनने और समझने का धैर्य है। नोट्स में यहाँ एक बहुत ही प्रासंगिक आलोचना की गई है। हाँ, वो सिग्मा ट्रेंड वाली बात। एग्जैक्टली। आजकल इंटरनेट पर सिग्मा ट्रेंड का बहुत चलन है, जहाँ लोग असभ्य होने, बात न सुनने या रूखा व्यवहार करने को कूल या ताकतवर मानते हैं। मतलब असभ्य होना कोई अचीवमेंट थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से अशिष्टता कोई ताकत नहीं है, ये तो बस एक रक्षात्मक कवच है जो इंसान की असुरक्षा को छुपाता है। ये बहुत ही सटीक बिंदु है और ये असुरक्षा 5वें गुण की ओर ले जाती है, न्यूरोटिसिज्म या भावनात्मक अस्थिरता। कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या वे छोटी छोटी बातों पर आक्रामक हो जाते हैं। हाँ, प्लेटें फेंकना और चिल्लाना। हाँ, लोग इसे अपना बैज ऑफ ऑनर या सम्मान की बात समझते हैं। लेकिन स्रोत साफ तौर पर कहता है कि गुस्सा आना या प्लेटें फेंकना कोई उपलब्धि नहीं है, ये भावनात्मक कमजोरी का सबसे बड़ा संकेत है। क्रोध असल में नियंत्रण खोने का प्रतीक है। हालांकि यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि भावनाओं को पूरी तरह से दबा लेना और एक भावनाहीन रोबोट बन जाना भी समाधान नहीं है। हाँ, वो भी खतरनाक है। बिल्कुल। एक स्वस्थ व्यक्तित्व को भावनाओं को महसूस करने और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने के बीच का एक संतुलन खोजना होता है। अगर हम अपनी उस स्मार्टफोन वाली तुलना पर वापस लौटें तो ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। ये 5 गुण और हमारी भावनाएं
उस फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। अगर ओएस में अंदर ही बहुत सारे बग्स हैं, जैसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, लगातार गुस्सा या हर बात में दूसरों से तुलना करने की आदत, तो बाहर से चाहे जितने भी महंगे ऐप्स या कम्युनिकेशन स्किल्स डाउनलोड कर लिए जाएं, वो फोन आखिर में हैंग ही करेगा। हैंग तो करेगा ही। बिना सही कोडिंग के कोई भी बाहरी ऐप सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता। और इस आंतरिक कोडिंग को सुधारने के लिए स्रोत सामग्री में आत्मकरुणा या सेल्फ कंपैशन पर बहुत जोर दिया गया है। इंसान अक्सर खुद के प्रति सबसे ज्यादा कठोर जज होता है। इसके साथ ही दूसरों से अपनी तुलना न करने की बात कही गई है, क्योंकि हर किसी की शुरुआत, संघर्ष और परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए ध्यान या मेडिटेशन का भी उल्लेख है। नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। जैसे समाज में कई तरह की नकारात्मक अफवाहें तैरती रहती हैं। मसलन यूपीएससी की रैंक खरीदी जाती है। ओहो, ये तो बहुत आम है। हाँ, ऐसी बातें एक प्रतियोगी के दिमाग में सिर्फ कचरा भरती हैं और उसे उसके लक्ष्य से भटकाती हैं। ध्यान इन मानसिक भटकावों से दिमाग को डीक्लटर करने का काम करता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल है, क्या खुद को गलतियां करने की छूट देना भी इस ओएस को बेहतर बनाने का हिस्सा है? अरे, ये तो ओएस का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। जो इंसान हर वक्त सेफ खेलना चाहता है, जिसे हर कदम पर गलत होने का डर सताता है, वो कभी एक लीडर की तरह नहीं सोच सकता। बिल्कुल। इसके अलावा जब आंतरिक कोडिंग मजबूत होती है, तब दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जन्म लेती हैं, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट। एक मिनट, क्या ये दोनों एक ही बात नहीं है? ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है, लेकिन इनमें बहुत गहरा अंतर है। क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता हमारे दिमाग से जुड़ी है। अच्छा। हाँ, जब लोग किसी के कौशल, उसकी डिग्री या उसके तर्क को देखते हैं, तो वे उसकी क्रेडिबिलिटी मानते हैं। वे जानते हैं कि ये इंसान एक हवाई जहाज उड़ा सकता है। लेकिन ट्रस्ट या भरोसा सीधे दिल से आता है। मतलब नीयत की बात हो रही है। एग्जैक्टली, नियत। लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये इंसान उस हवाई जहाज को सुरक्षित उतारेगा या क्रैश कर देगा। एक बेहतरीन व्यक्तित्व वो है जिसमें दिमाग की क्रेडिबिलिटी और दिल का ट्रस्ट दोनों का सही मिश्रण हो। ये एक शानदार नजरिया है। तो अब मान लेते हैं कि किसी इंसान ने अपने इस आंतरिक ओएस को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर लिया है। अब वो अपने घर से बाहर कदम रखता है। बाहरी दुनिया उसे कैसे आंकती है? मैंने नोट्स में एक नियम पढ़ा जिसने मुझे सच में चौंका दिया। 7-11 रूल। द 7-11 रूल। हाँ, क्या सच में दिमाग इतना तेज काम करता है? ये मनोविज्ञान के सबसे दिलचस्प और कुछ हद तक खौफनाक पहलुओं में से एक है। 7-11 नियम ये कहता है कि जब कोई इंसान किसी अजनबी से पहली बार मिलता है, तो शुरुआती सिर्फ 7 सेकंड के भीतर ही उसका अवचेतन मन सामने वाले के बारे में 11 अलग-अलग चीजों का मूल्यांकन कर लेता है। सिर्फ 7 सेकंड? और वे 11 चीजें क्या है? मैंने सोची देखी है। शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्थिति, विश्वसनीयता, भरोसा, परिष्कार यानी दुनिया की समझ, हाँ, सोफिस्टिकेशन, लिंग, सफल का कसकार, राजनीतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, जातीय पृष्ठभूमि और सामाजिक वांछनीयता, जिसका मतलब है कि कितने लोग उस व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। अब यहां मुझे एक समस्या नजर आती है। क्या ये तार्किक है? मतलब केवल 7 सेकंड में किसी अजनबी की राजनीतिक पृष्ठभूमि या उसकी सफलता का स्तर तय कर लेना तो पूरी तरह से गलत निष्कर्षों पर आधारित हो सकता है? क्या मानव मस्तिष्क इतना अतार्किक है? अगर हम इसे आधुनिक समाज के तर्कों पर कसें तो ये बहुत अतार्किक और जल्दबाजी भरा लगता है। लेकिन मानव मस्तिष्क का विकास आधुनिक समाज के हिसाब से नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर कैसे? ये लाखों सालों के जंगल के नियमों पर आधारित है। इवोल्यूशन के दौरान जब हमारे पूर्वज किसी अजनबी से मिलते थे, तो उनके पास ये सोचने के लिए घंटों का समय नहीं होता था कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। सही बात है। मस्तिष्क को एक झटके में पैटर्न पहचानने थे। क्या ये मेरी जनजाति का है? क्या ये मजबूत है? क्या ये खतरा है? इसलिए हमारा अवचेतन मन आज भी उसी तेजी से उन 11 चीजों को स्कैन करता है, सिर्फ ये तय करने के लिए कि सामने वाला हमारे लिए खतरा है या संपत्ति। यानी ये कोई न्याय या अन्याय की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क ना पैटर्न पहचानने की एक मशीन है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अतीत में किसी भूरी आंखों वाले इंसान ने बुरी तरह धोखा दिया था। अब भविष्य में जब भी वो किसी भूरी आंखों वाले अजनबी से मिलेगा तो उसका अवचेतन मन तुरंत खतरे का अलार्म बजा देगा। हालांकि उस नए इंसान की कोई गलती नहीं है,
लेकिन दिमाग ने एक पैटर्न को खतरे से जोड़ लिया है। ये तो अनकॉन्शियस बायस है। हाँ। इसलिए हम लोगों को 7 सेकंड में जज करने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम इस बात के प्रति जागरूक जरूर हो सकते हैं कि हम उन 7 सेकंड्स में दुनिया को क्या सिग्नल दे रहे हैं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। अब उस 7 सेकंड के जादुई और थोड़े खतरनाक दायरे से आगे बढ़ते हैं। स्कैनिंग पूरी हो गई, अब वास्तविक संवाद शुरू होता है। लेकिन नोट्स बताते हैं कि यहां भी कई ऐसे अनकहे शारीरिक व्यवहार या बॉडी लैंग्वेज के साइलेंट साबोटर्स हैं जो किसी भी अच्छे इंप्रेशन को एक पल में बर्बाद कर सकते हैं। और ये बर्बादी अक्सर कपड़ों से शुरू होती है। लोगों में एक आम गलतफहमी है कि अगर उन्हें प्रभावशाली दिखना है तो सिर से पैर तक महंगे ब्रांड्स पहनने होंगे। हाँ, बड़े बड़े लोगों वाले कपड़े। एग्जैक्टली। लेकिन स्रोत सामग्री इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है। ब्रांड का लोगो कोई जादू नहीं करता। जो चीज वास्तव में मायने रखती है वो है कपड़े की फिटिंग और उसकी स्थिति। कपड़े इस्त्री किए हुए, साफ और उस जगह के माहौल के हिसाब से उपयुक्त होने चाहिए। पहनावे के बाद बात आती है हैंडशेक यानी हाथ मिलाने की। अक्सर लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं। नोट्स में साफ लिखा है कि हैंडशेक कभी भी ढीला, कमजोर या फ्लिम्जी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो मुझे हमेशा अजीब लगती थी। कौन सी? कुछ लोग, खासकर बड़े राजनेता या कॉर्पोरेट लीडर्स, जब हाथ मिलाते हैं तो फोटो के लिए एक एक मिनट तक हाथ जकड़कर खड़े रहते हैं। मुझे लगता था कि शायद यही पावर मूव है। अरे नहीं, ये पावर मूव दिखने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक आपदा है। सच में? हाँ, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर सामान्य से अधिक समय तक किसी का हाथ पकड़कर रखता है तो सामने वाले का अवचेतन मन इसे खतरे या हावी होने के प्रयास के रूप में दर्ज करता है। ये इंसान को बहुत असहज या क्रीप आउट कर देता है। मनोविज्ञान के अनुसार 2 सेकंड का एक दृढ़ आंखों में देखते हुए किया गया हैंडशेक सबसे बेहतरीन और सुरक्षित तरीका है। और हाथों की स्थिति का क्या? अक्सर लोग बात करते समय अपने हाथ जेब में डाल लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बस ठंड लग रही है या ये उनकी आदत है। ठंड का बहाना यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। बात करते समय हाथों को जेब में छिपाना इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार एक बहुत ही नकारात्मक संकेत है। मतलब आदि मानव वाले समय से? हाँ, आदि मानव के समय से जब कोई अपने हाथ छिपाता था तो इसका मतलब होता था कि वो कोई हथियार छिपा रहा है। आज भी हमारा दिमाग खुले हाथों को ईमानदारी और भरोसे से जोड़ता है। इसी तरह हाथों को छाती पर बांधकर या क्रॉस करके खड़े होना ये दिखाता है कि इंसान असुरक्षित महसूस कर रहा है या उसने अपने चारों ओर एक रक्षात्मक दीवार खड़ी कर ली है। चेहरे के भावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नोट्स में एक बात है कि कुछ लोग बात करते समय अपनी ठुड्डी को बहुत ऊपर उठाकर रखते हैं। ये अनजाने में ही सही, लेकिन सामने वाले को ये संदेश देता है कि आप खुद को उससे बहुत ऊपर या श्रेष्ठ समझते हैं। ये सीधा अहंकार झलकाता है। बिल्कुल। इसके अलावा आई कांटेक्ट या आंखों का संपर्क जरूरी है, लेकिन सामने वाले को ऐसे नहीं घूरना है जैसे आप उसकी आत्मा के पार देखने की कोशिश कर रहे हों। पलकें झपकाना इंसानियत का सबूत है। और हाँ, अगर कोई इंटरव्यू या किसी गंभीर मीटिंग में लौंग, इलायची या च्युइंगम चबाते हुए जाता है तो ये स्पष्ट रूप से शिष्टाचार की भारी कमी मानी जाती है। और शिष्टाचार की बात करें तो जब संवाद शुरू होता है तो गपशप या स्मॉल टॉक के विषय भी बहुत मायने रखते हैं। ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए ना अक्सर लोग बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे क्या? जैसे किसी के मोटापे या हाइट पर मजाक करना, अचानक से उनकी सैलरी पूछ लेना, धर्म जैसी संवेदनशील बातों पर बहस छेड़ देना या महिलाओं के खिलाफ मिसोजेनिस्ट चुटकुले सुनाना। ये सब किसी भी इंसान की छवि को हमेशा के लिए दागदार कर देते हैं। इन सब गलतियों के बीच एक रिसर्च का जिक्र स्रोत में किया गया है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स का शोध कहता है कि बातचीत के दौरान अगर फोन सिर्फ टेबल पर रखा भी है, मतलब आप उसे छू भी नहीं रहे हैं, तो भी उस बातचीत की गुणवत्ता और गहराई 70% तक गिर जाती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। अगर हम इसके पीछे के कारण को समझें तो टेबल पर फोन रखना ऐसा है जैसे आपने 2 लोगों के बीच एक अदृश्य डू नॉट डिस्टर्ब का साइन बोर्ड लगा दिया हो। ये बिना एक शब्द कहे सामने वाले को बता देता है कि इस कमरे में तुम मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं हो। ये धातु और कांच का डिब्बा तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एक बहुत ही अपमानजनक भावना है। इंसान मूल रूप से ना देखा और सुना जाना चाहता है। यही कारण है कि ये छोटी छोटी हरकतें जैसे बात करते हुए पैर हिलाना, उंगलियां चटकाना या हर बात में मुझे सब पता है वाला रवैया अपनाना
सामने वाले के दिमाग में एक गहरी नकारात्मक छाप छोड़ती हैं। सही बात है। इसकी ठीक विपरीत नोट्स में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली टूल बताया गया है। नाम याद रखना। किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे मीठी आवाज होती है। जब कोई बातचीत में सम्मान के साथ किसी का नाम लेता है तो वो उसे बहुत विशेष महसूस कराता है। क्या बात है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि बुनियादी स्तर पर गलतियां कैसे रोकनी है, लेकिन ये स्रोत सामग्री हमें एक कदम और आगे ले जाती है। एक मास्टर कम्युनिकेटर सिर्फ अपनी गलतियां नहीं सुधारता, वो सामने वाले के बात समझने के तरीके को भी पहचान लेता है। संवेदी व्यक्तित्व के प्रकार। हाँ, सेंसरी पर्सनैलिटी टाइप्स। यहां एक बहुत ही उन्नत सिद्धांत दिया गया है। इंसान अपनी 5 इंद्रियों से दुनिया की जानकारी ग्रहण करते हैं और इसी आधार पर उनके संवाद करने के तरीके को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर अवधारणा है। पहली श्रेणी है विजुअल्स या लुकर्स। ये वो लोग हैं जो दुनिया को तस्वीरों में देखते हैं और देखकर सीखते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में छवियों की एक फिल्म बहुत तेजी से चल रही होती है, इसलिए ये लोग अक्सर बहुत तेज बोलते हैं। इनकी सांसें छाती के ऊपरी हिस्से से तेज चलती हैं। ये लोग अपने आसपास के वातावरण को लेकर बहुत सचेत होते हैं। अगर कमरे में कोई पेंटिंग टेढ़ी लगी है या किसी की टाई थोड़ी सी भी खिसकीली है तो उनका ध्यान उसी पर अटक जाएगा। अच्छा, तो इनसे कैसे बात की जाए? अगर ऐसे व्यक्ति को कोई विचार समझाना है तो देखना, तस्वीर या कल्पना करें जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी होता है। समझ गई। और दूसरी श्रेणी है किनेस्थेटिक्स या फीलर्स। इनके लिए दुनिया लुक से ज्यादा फील पर चलती है। शारीरिक और भावनात्मक आराम इनके लिए सर्वोपरि हैं। जैसे कुर्सी कितनी आरामदायक है, कमरे का तापमान कैसा है। बिल्कुल। विजुअल्स के बिल्कुल विपरीत ये लोग बहुत धीरे, ठहरकर और सोच समझकर बोलते हैं। इनकी सांसें गहरी होती हैं। नोट्स में एक बहुत ही रोचक बात यह है कि ये लोग अक्सर मौखिक निर्देशों को प्रोसेस नहीं कर पाते। संवाद को बहुत गहरा बना देता है। हाँ। और तीसरी श्रेणी है ऑडिटरी या लिसनर्स। ये लोग मुख्य रूप से सुनकर दुनिया को समझते हैं। इनमें भी 2 उपश्रेणियां हैं। पहले हैं टोनल, जो इस बात पर ध्यान देते हैं कि आवाज में कितना उतार चढ़ाव या मिठास है। और दूसरे हैं डिजिटल, जो हर बात में तर्क, डेटा और क्यों ढूंढते हैं। ये लोग मध्यम गति से बोलते हैं और तेज, कर्कश आवाजों या शोर शराबे वाले माहौल से बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। अब यहां मेरे मन में एक व्यावहारिक परिदृश्य उभरता है। बताइए। मान लीजिए कोई इंसान किसी अहम इंटरव्यू पैनल के सामने बैठा है। सामने 3 लोग हैं। एक बॉस है जो पूरी तरह से लुकर है, HR मैनेजर एक लिसनर है और तीसरा टेक्निकल एक्सपर्ट एक फीलर। एक ही कमरे में एक ही समय पर इन तीनों को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? क्या यह संभव नहीं है? ये स्थिति बहुत डरावनी लग सकती है, लेकिन एक कुशल कम्युनिकेटर के लिए यह असंभव नहीं है। समाधान ये है कि संवाद में इन तीनों तत्वों का एक सधा हुआ मिश्रण होना चाहिए। वो कैसे? जब जवाब दिया जाए तो आवाज की टोन स्पष्ट और स्थिर हो और बातों में तर्क व आंकड़े हों। ये उस लिसनर, HR मैनेजर को संतुष्ट करेगा। बोलते समय हाथों के स्पष्ट हाव भाव का इस्तेमाल हो और कपड़े बिल्कुल बेदाग और व्यवस्थित हों। ये उस लुकर बॉस को प्रभावित करेगा। और फीलर के लिए सबसे महत्वपूर्ण, बैठने की शारीरिक मुद्रा बिल्कुल शांत, स्थिर और आरामदायक हो। ये उस फीलर एक्सपर्ट को एक सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराएगा। किसी एक शैली में बंधने के बजाय एक संपूर्ण पैकेज बनना होता है। ये सच में एक अद्भुत विश्लेषण है। अगर हम उदिशा मिश्रा के इन विस्तृत नोट्स से सीखे गए इस पूरे ऑडियो बुक नुमा डीप डाइव को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। व्यक्तित्व विकास कोई ऐसा नाटक नहीं है जहां हमें कुछ रटे रटाए नियम बोलने हैं। बिल्कुल नहीं। ये असल में आत्मजागरूकता और दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति यानी एम्पैथी विकसित करने की एक यात्रा है। ये इस बारे में है कि हम ये समझ सकें कि सामने वाला इंसान दुनिया को कैसे प्रोसेस कर रहा है और हम उसकी भाषा में उससे कैसे जुड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही सटीक सारांश है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले अगर हम इन सभी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से एक कदम पीछे हटकर आज के समय को देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। वो क्या? हमने देखा कि इंसान का दिमाग एक दूसरे को हाव भाव, आवाज की टोन और शारीरिक स्पर्श से आंकने के लिए इवोल्यूशन से गुजरा है। लेकिन आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में हमारी आधी से ज्यादा बातचीत स्क्रीन के पीछे, टेक्स्ट मैसेजेस या AI अवतारों के जरिए हो रही है, जहां ना कोई हैंडशेक है, ना कोई आई कांटेक्ट। बिल्कुल,
जब कोई भौतिक उपस्थिति ही ना हो तो वो 7 सेकंड और वे 11 स्कैनिंग मापदंड कैसे काम करेंगे? क्या भविष्य में हमारा डिजिटल व्यक्तित्व, यानी हम ऑनलाइन कैसे टाइप करते हैं, कैसे इमोजी इस्तेमाल करते हैं, हमारे इस असली मानवीय व्यक्तित्व को पूरी तरह से निगल जाएगा? और क्या वो डिजिटल व्यक्तित्व कभी उस मानवीय सहानुभूति की जगह ले पाएगा? ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक के इस दौर में हम अपने असली ऑपरेटिंग सिस्टम को कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं। खैर, इसी गहरे विचार के साथ व्यक्तित्व के इस जटिल और दिलचस्प दुनिया के हमारे आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले डीप डाइव में किसी और नए विषय की परतों को खोलने के लिए।